दोस्तों कैसे हो आप। मैं हूं मोहसिन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर, दैट इज प्रीलिम स्पेशल। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी क्या होता है। सो कॉल मनी जब लेंडिंग या फिर बोरोइंग, ये देखिए लेंडिंग या फिर बोरोइंग जब है वो वन डे के लिए होती है, मतलब ओवरनाइट या फिर एक दिन के लिए होती है, तो उसको कॉल मनी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉल मनी बोला जाएगा। अगर जब 2 से 14 दिनों के लिए होती है ये लेंडिंग या फिर बोरोइंग, तो उसको बोला जाएगा नोटिस मनी। ओके, और जब ग्रेटर देन 14 डेज के लिए ये लेंडिंग बोरोइंग होती है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज टर्म मनी। ओके, सो सबसे पहले अगर मैंने कंसिडर करते हैं कि मैंने मतलब एक एग्जांपल है, इसको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले कि मुझे एक कॉल आया, मैंने बिल नहीं भरा मेरे इलेक्ट्रिसिटी का, सो मुझको कॉल आया, तो दैट इज़ व्हाट कॉल मनी। ओके, एक दिन के लिए। दिन बाद में मुझे मेरे घर पे नोटिस आ गया। सो नोटिस आ गया, वो था 2 से 14 दिनों तक मेरे घर पे वो नोटिस रह गया। ओके, अब 14वें दिन के उनके मन में ये आ गया कि इसका कनेक्शन काट देते हैं। सो ग्रेटर देन 14 डेज, सो टर्मिनेशन, दैट इज़ व्हाट टर्म। ओके, तो इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो ये तीनों की तीनों आपको याद हो जाएंगे। तो सामने चलते हैं। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कंसिडर करते हैं कि मेरे विप्रो में शेयर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास उसकी ओनरशिप है। कंसिडर करते हैं मेरे पास 50% विप्रो के या फिर टीसीएस के शेयर है, तो इसका मतलब है 50% ओनरशिप मेरे पास है उस कंपनी की। ओके, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मुझको क्या मिलेगा? मुझको मिलेगा डिविडेंड, यानी कि शेयर के ऊपर मुझको मिलता है डिविडेंड, प्रॉफिट होता है कंपनी को। अगर कंपनी अगर लॉस में चली जाती है तो मैं भी कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास भी कुछ नहीं बचेगा। ओके, इसका मतलब 50% मेरा जो पैसा है वो पूरा डूब जाएगा क्योंकि कंपनी डूब गई। तो ओनरशिप अगर कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी किराना शॉप है कोई, अगर आप उसके ओनर है, अगर वो डूब जाती है तो ऑब्वियसली आप डूब जाओगे। सो इट्स लाइक दैट। ओके, 50% आपके पास शेयर है, तो आप कंपनी अगर डूब गई तो आप भी डूब जाओगे साथ में। डिबेंचर क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी को लोन देते हो एक तरीके से, ओके, सो उसको बोला जाता है डिबेंचर। ओके, कंपनी को लोन दिया जाता है एक तरीके से, उसको बोला जाता है डिबेंचर्स, या फिर डेब्ट बोल सकते हो उसको, जो कंपनी को हम देते हैं। अगर उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो मुझको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो डिबेंचर के ऊपर जो है मुझको इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि मैं लोन की तरह उसको देता हूँ। अगर कंपनी डूब जाती है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी मुझे किसी भी तरीके से मेरा पैसा वापस दे देगी, वो प्रिंसिपल अमाउंट मुझको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट डिबेंचर और शेयर्स में फ़र्क होता है। डिबेंचर मतलब आपके पास ओनरशिप नहीं रहती, आप लोन देते हो, और शेयर्स में आपके पास ओनरशिप रहती है। ओके, सामने चलते हैं, क्रूड ऑयल प्राइजेस के बारे में देखते हैं। क्रूड ऑयल प्राइजेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा घट जाता है तो क्या होगा? कौन से इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा? सो वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे 40% वेटेज जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में फ्यूल और पावर को दिया गया है। किसको? फ्यूल और पावर को 40% वेटेज दिया गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइजेस अगर कम ज़्यादा होते हैं ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होलसेल प्राइस इंडेक्स को फ़र्क पड़ेगा। सामने चलता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि एग्रीकल्चर को आपको 40% देना है, बाद में अगर किसी दूसरे सेक्टर को आपको 20% देना है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ये गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, कुछ डिसाइड किया होता है उन्होंने, तो उनके हिसाब से हर बैंक को ये करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी बैंक्स को ये करना पड़ता है। ओके, दैट इज उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओके, अगर ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अगर प्रायोरिटी आप नहीं दे पाए, मतलब 14% या फिर 16% जो भी है उनका रखा हुआ, वो अगर एग्रीकल्चर को आप नहीं दे पाते हो, तो इसका मतलब है कि प्राइवेट बैंक हो या फिर डोमेस्टिक बैंक हो, मतलब डोमेस्टिक प्राइवेट या फिर पब्लिक बैंक हो, तो उसका जो फंड है जो आप नहीं दे पाए हो, ओके, अगर आप नहीं दे पाए हो पर्टिकुलर सेक्टर को, ओके, तो इसका मतलब है कि वो फंड आपको आरआईडीएफ में डालना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं कि आरआईडीएफ जिसको मैनेज करता है, नाबार्ड आरआईडीएफ को मैनेज करता है। तो इसका मतलब एक तरीके से जो आपका पैसा है, मतलब उस बैंक का पैसा है, आपका नहीं, उस बैंक का पैसा है, वो आरआईडीएफ में चला जाएगा। कि जैसे कि बैंक को एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि 14% आप एग्रीकल्चर को देना है, 12% आपको मैन्युफैक्चरिंग को देना है। ओके, सो इस तरीके से ये ऐसा कुछ डिसाइड किया रहता है गवर्नमेंट ने, उतना देना ही पड़ता है। ओके,
सो अगर आप मतलब कोई बैंक अगर ऐसा नहीं कर पाती तो उसका जो फंड है, ये वो चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे पब्लिक बैंक हो, उसका जो फंड है जो कि वो प्रायोरिटी सेक्टर को नहीं दे पाई, उसका जो फंड है वो RIDF में चला जाएगा। ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसको बोलेंगे, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो मैनेज करती है, दैट इज़ नाबार्ड मैनेज करता है। अगर फॉरेन बैंक ऐसा नहीं कर पाती है तो फॉरेन बैंक का पैसा कहाँ पे चला जाएगा? फॉरेन बैंक का पैसा चला जाएगा SEDF में। ओके, SEDF मतलब क्या होता है? SEDF मतलब होता है स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। क्या होता है SEDF मतलब? स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। ओके, सॉरी फॉर दैट वन। ओके, तो वो होता है स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, जिसको SIDB जो है वो मैनेज करता है। तो इसका मतलब अगर फॉरेन बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में पैसा नहीं दे पाई तो वो जाएगा SEDF में, जिसको मैनेज करता है SIDB। अगर डोमेस्टिक बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, तो उसका पैसा जाएगा RIDF में, जो कि मैनेज करता है नाबार्ड। ओके, सामने चलता है तो नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको IIP बोलेंगे, आजकल ज़्यादा फेमस है। सो IIP जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निकालता है इसको हर एक मंथ में। सो इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं? तो सबसे पहला है माइनिंग सेक्टर आता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा यहाँ पे प्रिविलेज दिया गया है, दैट इज़ 75.53%। ओके, बाद में माइनिंग में 14.16%। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है किस सेक्टर को प्रावधान दिया गया है? दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, 75.53%। ओके, सामने चलता है, सामने देखते हैं ग्रीन सब्सिडी क्या होता है। ग्रीन सब्सिडी जो है वो लिस्ट मार्केट डिस्टॉर्टिंग होता है, नो डिस्टॉर्शन एट ऑल। ग्रीन सब्सिडी, ओके, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, लिस्ट मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। सो दैट इज़ व्हाट ग्रीन सब्सिडी, या फिर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, लिस्ट या फिर नहीं। ओके, एम्बर सब्सिडी में क्या होता है कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है। एम्बर सब्सिडी जो होती है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है। ब्लू बॉक्स क्या होता है कि ओनली प्रोडक्शन लिमिटेड सब्सिडी दी जाती है। ओके, ब्लू बॉक्स में। तो आपको याद कैसे रहेगा? ये रट्टाफिकेशन करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेन में नहीं करूँगा मैं इसको ज़्यादा। तो देखिए, मैं एम्बर को हैम्बर लिखता हूँ। हैम्बर मतलब HA मतलब हजार्डस। ओके, हजार्डस मतलब ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगा। ओके, दैट इज़ व्हाट एम्बर सब्सिडी। बाद में ग्रीन सब्सिडी हमेशा ग्रीन लाइट अगर आप देखते हो तो दैट इज़ व्हाट लिस्ट मार्केट डिस्टॉर्टिंग। ओके, तो मार्केट को ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करेगा ये चीज़। बाद में चलता है ब्लू बॉक्स के ऊपर। तो ब्लू बॉक्स ये प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी होती है, ओनली प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज इसमें होती है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट ब्लू बॉक्स। ओके, सो इस तरीके से इन तीनों का आप याद रख सकते हो। सामने चलता है, सामने बढ़ता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और देखिए ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, वो ग्रीन सब्सिडी थी, ये ग्रीन बॉन्ड है। ओके, सो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड इज एन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको ऐसा आ गया फॉर एग्जांपल एग्जाम में कि ग्रीन बॉन्ड इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सो इट इज़ रॉन्ग। ग्रीन बॉन्ड इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। ओके, सो इट्स फंड द ग्रीन प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, इमिशन एंड रिडक्शन। सामने चलता है हेड काउंट रेशियो क्या होता है वो देखते हैं। हेड काउंट रेशियो वो होता है कि जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एग्जिस्ट और लिव इन द पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ओके, सो उनका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, तो उसको बोला जाएगा हेड काउंट रेशियो। तो क्या होता है हेड काउंट रेशियो? प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्ट और लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज हेड काउंट रेशियो। अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? कंसिडर करते हैं कि चाइल्ड होते हैं 0 से 14 के बीच के एज के चाइल्ड कंसिडर करते हैं, और 65 एंड अबव के एज ग्रुप के एडल्ट। ओके, सो वो कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट रहेंगे यूथ के ऊपर। जैसे कि 15 से 64 साल का जो एज ग्रुप है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। when 0 to 14 years of the child and 65 and above adults dependent on the youth of this country, that is 15 to 64 age group, we call it as a dependency ratio. then सामने चलता है
यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है? यूनिकॉर्न क्लब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, तो उसके बारे में देखते हैं। स्टार्टअप एस्टिमेटेड द वैल्यूएशन, ओके, एस्टिमेटेड वैल्यूएशन फॉर एग्जांपल किसी स्टार्टअप का $1 बिलियन होता है, ग्रेटर देन $1 बिलियन एक्चुअली, ओके। अगर किसी भी स्टार्टअप का एस्टिमेटेड वैल्यूएशन ग्रेटर देन $1 बिलियन होता है, दैट इज वी कॉल इट एज ए यूनिकॉर्न क्लब, उसको यूनिकॉर्न क्लब बोला जाता है। बाद में नेक्स्ट चलता है इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज, ओके। सो इसमें देखते हैं कि एफडीआई और एफआईएम में क्या फ़र्क है, एफपीआई में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सो चलते हैं इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज़। अगर कोई भी एंटिटी फॉरेन एंटिटीज़ इन्वेस्टमेंट करता है हमारे इंडियन कंपनीज़ में, अगर 10% से ज़्यादा अगर वो फॉर एग्जांपल शेयर खरीदता है या फिर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है बोलेंगे हम, तो उसको बोला जाएगा एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। इफ द एंटिटी, द फॉरेन एंटिटी इन्वेस्ट लेस देन 10% अमाउंट ऑफ मनी इन आवर कंपनी, then we call it as FPI, that is foreign portfolio investors, or we also call it as a foreign institutional investors, okay. So thanks for watching this video guys, I love you all, have a nice day.